आज हम ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे जिनको भुलाए भी भुला नहीं सकते। उन एक्टर का नाम है जॉय मुखर्जी। बात करेंगे उनकी मुंह बोली बेटी हिया सिंह। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें, तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें। देखो ले ले के तीर कमाल। आज हम जॉय मुखर्जी के बारे में बात करेंगे। उनकी मुंह बोली बेटी हिया सिंह जी हमारे साथ है। कुछ फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने 25 साल दिया है। हिया जी बताइए मुखर्जी से आपकी पहली मुलाकात कैसी हुई? सबसे पहले तो सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं इंडिया आज को थैंक यू सो मच कि आप लोग ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने चंद अल्फाज आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। जॉय मुखर्जी पापा मुझे अपनी बेटी मानते थे क्योंकि उनको जो बेटा था सुजॉय मुखर्जी, उनको मैं राखी बांधती थी। और जॉय मुखर्जी प्रोडक्शन में मैं ईपी काम किया हुआ है मैंने। और उनका जो शो था ए दिले नादाना गुस्ताखी माँ। उन दोनों में मैं लीड शो कर रही थी। लीड के साथ में मैं ईपी भी कर रही थी, असिस्ट भी कर रही थी और सुजॉय मुखर्जी भैया को पूरा सपोर्ट भी कर रही थी। तो वो देखते थे कि लड़की इतनी मेहनत कर रही है, एक्टिंग भी कर रही है, ईपी भी संभाल रही है। और सुजॉय भैया के साथ मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। वो मुझे दिल से अपनी बहन मानते हैं, उनको मैं राखी बांधती हूँ। तो इस तरह से हमारा सिलसिला शुरू हुआ बाप बेटी का। तो आपको उनके साथ रहने का मौका मिला और कैसी आदत थी, कैसी नेचर थी मुखर्जी जी के बारे में बताएंगे आप? एक्चुअली पापा का नेचर बहुत ही अच्छा था। अच्छा मीन्स कि मैं बॉम्बे जब आई और मैं उनसे मिली तो मुझे कभी ये अकेलापन फील नहीं हुआ कि मेरे पापा कानपुर में रहते हैं और मैं यहाँ पे अकेली हूँ। तो बिल्कुल वो फील नहीं हुआ। उनके साथ रहना, उनके साथ बातें करना बहुत ही अच्छा लगता था। कभी कभी सुजॉय भैया कहीं बाहर होते थे, उनका फ़ोन नहीं लगता तो पापा सीधा मुझे कॉल करते थे, हिया सुजॉय कहाँ पे है, तुम्हारा भाई कहाँ पे, तुम कैसी बहन हो, तुमको बिल्कुल चिंता नहीं है, पता करो सुजॉय कहाँ पे है। तो मतलब उनका एक अलग ही अदा था, एक अलग ही स्टाइल थी प्यार करने का। तो जॉय मुखर्जी जी की आपको कौन सी आदत ऐसे दिल को लुभा गई? जॉय मुखर्जी पापा की जो सबसे अच्छी आदत थी कि वो हमें बिठा के अच्छी बातें समझाते थे। और वो कहते थे कि ज़िंदगी में कभी कुछ भी हो जाए, हमारी फिल्मी लाइन को कभी गाली मत देना, क्योंकि इसी लाइन के थ्रू हमें 2 रोटी मिला है। आज हम जो कुछ भी है इसी के बदौलत है। और एक चीज़ और उन्होंने अच्छी बोली कि इस लाइन को गंदा इस लाइन के लोगों ने नहीं, बाहर के लोगों ने ज़्यादा किया है। रीज़न क्या होता है कि आप बाहर की दुनिया में जाओगे ना, बहुत गंदे गंदे लोग हैं, बहुत गंदे गंदे काम होते हैं। हमारी लाइन में एटलीस्ट कोई रेप नहीं होता है, कोई गलत काम नहीं होता है, आपकी मर्जी के खिलाफ कोई आपको छूता नहीं है। हमारी लाइन को सिर्फ बदनाम करने के लिए लोग बहाना ढूंढते हैं। तो डैड ने ये चीज़ सिखाई थी कि इस लाइन को कभी बदनाम मत करना। आप शूटिंग पे जाते हैं, सेट पे जाते हैं, लोगों का ऐसा नज़रिया है कि आप सेट पे आते हो तो तीखी मिर्ची खा के आते हो, ऐसा क्या है? मैं सेट पे जाती हूँ, तीखी मिर्ची खा के जाती हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मैं बहुत कड़वी हूँ और जो जैसा भी होता है मैं मुंह पे बोल देती हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है कि ये मेरा दोस्त बनेगा नहीं बनेगा, ये मुझे काम देगा नहीं देगा, गो टू हेल, आई डोंट केयर एनीवन। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। आप मुझे इज्जत दो, मैं आपको दूंगी। आप कुछ कड़वा बोलोगे, मैं आपके मुँह पे बोल दूंगी। रिश्ता रखना रखो, नहीं रखना बाहर में जाओ यार, आई डोंट केयर। इंडस्ट्री में अपने आप को आप एक महिला होने पे कितना संभालना पड़ा और आपको कितनी कुछ दिक्कत आई क्या? हाँ, दिक्कत तो बहुत आई। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी कि जिनको कभी मैं सोचती थी कि वाह, मतलब इस एक्टर के साथ मैं काम कर रही हूँ। और उन लोगों ने कुछ ऐसी घटियापंती हरकतें करी। दैट टाइम आई वॉज वेरी यंग, 15 साल की थी। बट कोई बात नहीं, थप्पड़ मारने में मेरा हाथ तो बहुत उठता है, तो बस पीट दिया मैंने, पीट के आगे बाहर। तो कुछ दिक्कतें आई लेकिन मैंने अपने को संभाल लिया। ज़िंदगी में एक फ़ैसला लिया, मर जाऊँगी लेकिन कभी किसी गलत ट्रैक से नहीं जाऊँगी। वैसे तो आप आर्मी परिवार से है, जो मेरे जानकारी में है। आप आर्मी परिवार की होते हुए फिल्म इंडस्ट्री को कैसा चुना और आपको इंडस्ट्री में कितनी सीरियल मिली और कितनी बड़ी बड़ी फिल्म मिली, इस बात पर रोशनी डालेंगे आप? यहाँ मैं आर्मी परिवार से हूँ और मेरे डैड का सपना था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूँ और मेरी पूरी तैयारी भी चल रही थी आर्मी में जाने की। बट डैड के दोस्त हैं टीपी अग्रवाल जी, तो मैं उनकी शूटिंग देखने के लिए बॉम्बे आई थी। तो वहाँ पे उनका रिटर्न ऑफ ज्वेल थी की शूटिंग चल रही थी, जिसमें देवानंद जी, ये धर्मेंद्र जी और जैकी श्रॉफ जी थे और सुरेंद्र पाल जी।
तो शूटिंग देखने आई थी, मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 15-16 साल की होंगी। तो शूटिंग देखा तो देव साहब ने बोला कि यू आर एक्ट्रेस, ऐसे कि नो, मतलब एक होता ना बच्चा डरा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि तुम एक्टिंग के लिए क्यों नहीं ट्राई करती हो, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने बोला नो सर, एक्चुअली मैं किसी को जानती नहीं, और एक्टिंग तो मैंने कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, एक्टिंग करूंगी। और उस वक्त मैं मुंबई आई थी, मैं कराटे की ब्लैक बेल्ट हूँ, चैंपियन कंपटीशन लड़ने आई थी मैं, या उसी बीच में इनसे मुलाकात हुई थी। तो देव साहब ने बोला कि ठीक है कल तुम ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हारा एक फ़ोटो शूट करवा देता हूँ। मैंने कहा फ़ोटो शूट, एनीवेज मैं कराटे का जैसे हमारा कॉम्पिटिशन खत्म हुआ उनके ऑफिस गई, तो उन्होंने अपने फोटोग्राफर मेकअप मैन को बोला कि इस बच्ची का एक फ़ोटो शूट करो। तो फ़ोटो शूट हुआ और उन्होंने बोला अपने घर का एड्रेस दे दो। तो घर का मैंने कानपुर का एड्रेस दे दिया और मैं चली गई। फिर जब वहाँ पे गई, मेरे पास सारी फोटोग्राफ्स आई, मैं देखा तो मैंने कहा वाह आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल, क्योंकि हमने बिना मेकअप का एक देखा होता तो हमें पता नहीं होता कि मेकअप के बाद हम कैसे दिखेंगे। फिर मेरे डैड से मैंने पूछा कि पापा क्या करूँ। डैड ने बोला ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर देख लो अगर तुम्हें जाना है तो डैड से परमिशन लेके मैं आई। लेकिन उस वक्त मेरे पास ना रहने का घर था, कुछ भी नहीं था, कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। फिर दिक्कत आई कि एक कोऑर्डिनेटर मिला किसी के थ्रू, तो उनके घर पे मुझे रखा गया। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं उनको भाई की तरह ट्रीट करती थी, भैया भैया बोलती थी, तो जब मैं रात को सो गई तो कुछ उन्होंने गलत हरकत की, तो रातों रात में अपना सूटकेस लेकर के अंधेरी स्टेशन पर खड़ी होगी और अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैंने अपने एक अंकल को फ़ोन किया, तो अंकल ने फ़ोन करके ला के फिर मैं यहाँ शिफ्ट हुई। तो इस तरह से फिर एक्टिंग फील्ड में आ गई मैं। और फिर मेरी जो सबसे पहली मूवी थी वो थी मृत्युदाता। जब मैं बॉम्बे आई थी तो मतलब कि मुझे कुछ नहीं पता था कैसे काम करना है, क्या जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, क्या सीनियर होते हैं। तो उस वक्त तो मैं डैड से पैसे मांगती नहीं थी। मेरे अंदर एक हुआ कि मैंने 30 साल हो गए मैंने अपने डैड से कभी 1 रुपये नहीं मांगे। तो मेरे पास सिर्फ 40 रुपये थे और मैं क्या काम करूँ, कैसे करूँ। और मैं गॉड पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। तो मैंने रात को मैंने कहा पापा कुछ तो करो, गॉड को मैं पापा बोलती, तो जीसस प्लीज़ कुछ करो ना मेरे लिए, कुछ करो ना। तभी फिल्म को ऑफर आया मृत्युदाता और मैं सेट पे गई। और 97 की बात बता रही है आपको, मतलब उन्होंने बोला कि आपको 25,000 मिलेंगे और 8 दिन का शूट है। मैंने कहा व्हाट 25,000 और 8 दिन का शूट है। चलो भाई हम भी अपना बैग वैग ले करके चले गए शूटिंग। महबूब स्टूडियो में शूटिंग चली थी, तो मैं, अमिताभ बच्चन, परेश रावल जी, काफ़ी सब अच्छे थे। तो वहाँ पे मैंने अमिताभ बच्चन जी को देखा, फिर परेश रावल सबको देखा, शूटिंग की, बहुत मज़ा आया। वो मेरी फर्स्ट मूवी थी, रोल बहुत अच्छा था, लेकिन कहते हैं ना कि बेचारे 9 पे कैंची चलती है, खच 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 कैंची चल गई, बट इट्स ओके। अभी आपके परिवार के बारे में कुछ हम रोशनी डालते हैं। आपकी शादी कब हुई और पूरी कहानी क्या, आप आपके हस्बैंड के साथ रहती हो? या मैं जब मैं बॉम्बे आई थी तो सपने बहुत सारे लेके आई थी कि मुझे टॉप की एक्ट्रेस बनना है, काम करना है। और मुझे क्या था कि मुझे संगीत का बहुत शौक है, आई लव संगीत, तो मेरा सब इसी में था। फिर मैं आई तो यहाँ पे आती से मुझे पहली पिक्चर तो मृत्युदाता बताई फिल्म मिली मुझे। उसके बाद मुझे फिर मिली महल, रवि किशन के अपोजिट, हमारा फैसला रवि किशन के अपोजिट, ये डायन महेंद्र धारीवाल जी की फिल्म की थी, डायन में टाइटल रोल किया था, बागी औरत, ना जाने से कई फिल्में चल रही थी, शूटिंग चल रही थी हमारी कंटिन्यू, प्रेम शास्त्र। उसी बीच में एक फिल्म शुरू हुई थी राम राज्य, उसमें जो हीरो था उसको मेरे अपोजिट लाया गया। मैं उस आदमी का नाम लेना नहीं चाहूँगी। तो कास्ट होने के बाद फिर ऐसा कुछ हुआ होता, शूटिंग में प्यार व्यार हो जाता, ये सब चीज़ चलती रहती। तो बस प्यार हो गया और उसने बोला अगर मैंने उससे शादी वादी नहीं की तो मर मुर जाएगा। मेरी लाइफ में ऐसे ही कुछ होता है। एनीवेज मैंने 98 में, जब मैं 17 साल 6 महीने की थी तो मैंने शादी कर ली थी। 98 में शादी कर ली। शादी करते मेरी लाइफ एकदम फिनिश हो गई। अभी क्या होता है, जहाँ भी मैं शूटिंग ले जाती तो हस्बैंड का कहना है कि नहीं तुम मुझे इंट्रोड्यूस करो, मुझे काम दिलाओ। मेरे कहने पे चंद्र बहल ने, रमन कुमार ने, निम्बस में, एकता कपूर में उसको बहुत काम भी मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुई मैं। और फाइनली ये हुआ कि मैं फिल्म लाइन से आउट हो गई। फिर मेरी सास ने कहा कि बच्चा पैदा करो, शायद फैमिली सही हो जाए। एनीवेज फिर मेरी बेटी हुई, बट मेरे हस्बैंड को ये था कि उनको बेटी नहीं चाहिए थी। उनको पता नहीं क्यों लड़कियों से बहुत नफरत है। तो सेठ की अबॉर्शन करा, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं कराऊंगी। तो उसकी वजह से घर में बहुत झगड़े, लड़ाई, कलेश हुआ। फाइनली जब मेरी बेटी पैदा होगी तो मेरे हस्बैंड का अफेयर किसी और के साथ हुआ और फाइनली हमारा डिवोर्स हो गया। बट आई एम वेरी हैप्पी विद माई प्रिंसेस। ये तो आपकी लाइफ थी। आगे आपने क्या सोचा, जिंदगी को कैसा, कहाँ तक लेके जाओगे आप? ज़िंदगी के बारे में अब मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ कि मेरी बेबी है, उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दूँ, वो कुछ बन जाए अपनी ज़िंदगी में। हिया जी, एक पर्सनल सवाल है कि आपने तो इंडस्ट्री में अपने आप को डाला, आपकी एक बेटी आपने बताया, तो उसको भी फिल्म इंडस्ट्री में आपने क्यों डाला? आपको ऐसा क्या लगे उनको भी, आपकी बच्ची को भी, लड़ते जिगर को भी आपको इंडस्ट्री में डालना चाहिए, फिल्म लाइन में लाना चाहिए, जबकि आप खुद बताएं कि इंडस्ट्री में चलना इतना आसान नहीं है एक लेडीज़ होने के हिसाब से। आपने अपनी बेटी को इस लाइन में क्यों डाला? देखिए मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी बेटी
इस इंडस्ट्री में काम करे। मैंने उसको मना भी किया था कि बेटा आप ये एक्टिंग फील्ड में मत रहो, क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक्टिंग लाइन है बहुत अच्छी, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो उसको मैंने नेवी में डालना चाहती थी, और अभी भी उसने मुझसे बोला है कि मम्मा मुझे सिर्फ 1 साल का टाइम दो, 2022 उसने मुझसे मांगा हुआ है कि 2022 में अगर मैं कुछ नहीं बनी तो आप जहाँ कहोगे मैं चली जाऊँगी। तो मेरा ड्रीम है कि मेरी बेटी नेवी में जाए, बहुत बड़ी नेवी ऑफिसर बने। एक्टिंग के लिए तो मैं अभी भी उसको अलाउ नहीं कर रही, बट उसका शौक है, उसकी ज़िद है, तो ठीक है, कर लो अपनी ज़िद पूरी। तो आपकी बेटी, सुना है कि वो भी कुछ फिल्म लाइन में अपनी नसीब आजमा रही है, कुछ फिल्म मिली है उनको? या मेरी बेटी ने फिल्म की माई फ्रेंड गणेशा पार्ट 4 एज ए लीड, राजी रुइया जी की फिल्म थी। फिर उसकी दूसरी फिल्म अभी आ रही है इसकी गुजरात थी गोवा, गुजराती फिल्म है। उसके अपोजिट अक्षत ईरानी, शक्ति कपूर, पूरा बहुत अच्छी टीम है। राजदीप जी उसके डायरेक्टर हैं। और उसकी अभी तीसरी एक फिल्म आ रही है मेरा घर कहाँ है, वेयर्स माय हाउस, जहाँ पे उसका कैरियर 20 साल से शुरू होता है और 70 साल में ख़त्म होता है, वो मर जाती है। तो अब इसकी वो मूवी आ रही है, बाकी देखते हैं कि गॉड की क्या योजना है उसके लिए। रिया जी, ये बताइए आपकी ज़िंदगी के लाइफ के जो खुशी के पल थे हमारे दर्शक के साथ आप शेयर करेंगे? या मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल जो आज भी मैं याद करती हूँ, जब मैं उदास होती हूँ, चुप होती हूँ, तो याद करती हूँ तो एकदम सुकून सा मिलता है। वो पल वो था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी बेबी को उठा के फीडिंग की थी, उसको दूध पिलाया था। वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। ज़िंदगी का गम ज़्यादा जो पल है, उस पल को भी याद करेंगे आप? या मेरी ज़िंदगी का सबसे, कहते हैं कि सबसे गंदा, ख़तरनाक, सबसे बुरा पल वो था कि जब मेरे हस्बैंड बोला कि बच्ची का ऑपरेशन करो और नहीं कराया, तो उन्होंने मुझे बहुत गंदी तरह मारा था मेरी मॉम के सामने। मॉम को रूम में बंद कर दिया था कि किसी तरह बच्ची पेट में मर जाए। तब वो 8 महीने की थी, पर कहते ना किस्मत उसको धरती पे आना था, वो पेट में उसको कुछ नहीं हुआ, उसने जन्म लिया। बस ज़िंदगी का सबसे गंदा, सबसे खतरनाक वो पल था मेरे लिए। रिया जी, दुनिया में जो आया है उसको जाना है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। दुनिया से जाने से पहले ऐसा कुछ क्या कर गुजरना चाहती हो आप? या वेरी गुड क्वेश्चन। मैं चाहती हूँ कि जैसे आज भी मैं भी आ रही थी तो मैंने रोड पे देखा था बहुत ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे माएँ बैठी हुई हैं, बच्चे इधर भीख मांग रहे, इधर खा रहे हैं। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगी और बहुत से लोगों से कहना चाहूँगी, प्लीज़ मैं एक ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि एक ऐसा आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, जहाँ पे हम रोड पे जो बच्चे हैं उनको उठा के उनको पढ़ाएं, लिखाएं, उनको शिक्षा दें। और मैं चाहूँगी कि हमारे देश के जो मंत्री हैं, इसके लिए भी मेरी कुछ योजना, कुछ प्लानिंग चल रही है हमारे दोस्तों के साथ, कि कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि अगर रोड पे कोई बच्चा आपको जाते दिख रहा है, कोई भिखारी का है, कुछ भी है, उसको सीधा उठा करके उसको वहाँ से उठा लिया जाए। उसके बाद कैसे क्या करेंगे कि कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन मेरा सपना है कि आज संसार में जितने बच्चे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, मार काट, खून खराब, कौन कर रहा है? हम जैसे लोग नहीं कर रहे हैं, जो रोड पे बच्चे पल रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उन पे रोक लगाना चाहिए और उन बच्चों को उठा करके एक आश्रम खोलना चाहिए और सबको शिक्षा देनी चाहिए और सबको आगे बढ़ाना चाहिए। दिस इज़ माई ड्रीम। रिया सिंह जी ने अपने ख्यालात इंडिया आज से साझा है और बहुत अच्छे सुझाव इन्होंने लोगों के लिए भी दिया, हमारे लिए भी दिया है और हमारे महाराष्ट्र सरकार के सामने भी कुछ बात रखे हैं। इंडिया आज की पूरी टीम की तरफ से इनको दुआएं देते अपने मकसद में ये कामयाब रहे। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।